नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटे में 6000 से ज्यादा केस आए हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी केस बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर पिछले 3 से 4 दिनों में संक्रमण दर लगभग दोगुनी हो गई है। बिलासपुर में 15 दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी शुक्रवार को राज्यों के साथ बैठक कर गाइडलाइन जारी की है। आज चर्चा इसी मसले पर कि अनुमान से भी ज्यादा है कोरोना की रफ्तार, चिंता की बात नहीं है या स्थिति को नजरअंदाज कर रहे हैं हम। ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज होगी चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी हां, कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। देश में 24 घंटे में 6000 से ज्यादा केस आ चुके हैं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोविड को लेकर राज्यों के साथ अहम बैठक की और जरूरी गाइडलाइन जारी किए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि कोविड से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करें। जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है वो फौरन बूस्टर डोज लें। बिना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के संदेह के एंटीबायोटिक्स ना लें। सांस में तकलीफ, तेज बुखार और लंबे समय तक खांसी होने पर फौरन डॉक्टर को दिखाएं। जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है वो लक्षण दिखते ही डॉक्टर के पास जाएं। उधर मध्य प्रदेश में भी हर रोज नए केस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार का दावा है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। मध्य प्रदेश में स्थिति अभी कंट्रोल में है। आज मध्य प्रदेश में 179 टोटल केस हैं, हमारा केस लोड है। और पिछले दिन 29 केस यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने पूरा अलर्ट जारी किया है और पूरा सावधानी बरतने के लिए कहा है। और आम नागरिकों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि सब लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। हालांकि दावों की परीक्षा तो आने वाले समय में होगी, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर की बात करें तो 3 अप्रैल को संक्रमण दर 1.7% थी, 4 अप्रैल को 2.4%, 5 अप्रैल को 2.8% और 6 अप्रैल को कोरोना की संक्रमण दर बढ़कर 3.4% हो गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से अपने पैर पसारते हुए नजर आ रहा है। अब तक प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 164 हो गई है और सबसे ज्यादा एक्टिव केस इस समय राजधानी भोपाल में ही है। इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रतलाम, इन शहरों से भी धीरे धीरे केस सामने आते जा रहे हैं। हालांकि बढ़ते संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश से वैक्सीनेशन को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि लोग भी स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे। आंकड़ों के मुताबिक 3 अप्रैल को पूरे मध्य प्रदेश में मात्र 4 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, 4 अप्रैल को 12, 5 अप्रैल को 15 और 6 अप्रैल को महज 2 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। प्रशासन की वैक्सीनेशन की बात करें तो बड़ी हैरानी की बात है कि जबलपुर में एक भी वैक्सीन इस समय उपलब्ध नहीं है। हालांकि बूस्टर डोज का जो प्रतिशत वो महज 18 है। इस लिहाज से जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, जरूरत इस बात की है कि वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज को लेकर भी महाअभियान चलाया जाए। उधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए केस आए। वहीं संक्रमण दर की बात करें तो 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण दर 3.22% थी, 4 अप्रैल को 4.92%, 5 अप्रैल को 3.45% और 6 अप्रैल को संक्रमण दर 6.12% हो गई। मैं इस वक्त बिलासपुर रेलवे स्टेशन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जांच की व्यवस्थाएं नहीं हैं और ना ही किसी प्रकार की जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए कुछ लोगों को भी आप नहीं देखेंगे, ना ही किसी के चेहरे पर आप मास्क देखेंगे। बीते 1 महीने के भीतर 2 लोगों की कोरोना से भी मौत हो चुकी है। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है वो किसी भी प्रकार से नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों से आ रहे कोरोना के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं। शासन प्रशासन बेशक ऑल इज वेल के दावे कर रहा है, लेकिन ये जरूरी है कि आम लोग भी अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर रहें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं, पूर्व निदेशक हैं एम्स के। डॉक्टर विकास अग्रवाल जी हैं, पूर्व निदेशक हैं IMA के। और डॉक्टर आराधना कंडे जी हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। MC मिश्रा जी, पिछले दिनों में आपके साथ कई बार चर्चा हुई, लेकिन अब जिस तरीके से स्पाइक दिख रहा है मामलों का,
क्या ये एक चिंता दिख रही है यहाँ से, क्योंकि पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है सर? Your voice is not clear. मैं कराता हूं मैम उसको ठीक। एमसी मिश्रा जी, अगर आप तक आवाज पहुंची है तो प्लीज बोल सकते हैं। Your voice is very slow. ठीक, मैं लौट रहा हूं सर। मैं एक बार कुछ यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम है। विकास अग्रवाल जी से सवाल है। विकास जी, जिस तेजी से मामले बढ़े हैं देश भर में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी डेथ भी रिपोर्ट की जा रही है अब, और 6-7 महीने का रिकॉर्ड टूटा है। क्या यहाँ से अब हमें संभलना होगा? हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की आज जो गाइडलाइन आई है उसमें मास्क को मैंडेटरी नहीं किया गया, अभी मॉक ड्रिल की बात की जा रही है। किस तरीके से देखें सारी चीजों को? देखिए, पिछले 3 साल का जो हमारा अनुभव है उसके हिसाब से जो अभी स्थितियां बन रही हैं, तो निश्चित तौर पे आम जनता को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग कोई गाइडलाइन जारी करेगा। उससे पहले अपनी रक्षा स्वयं करें, और जरूरी है कि अपना मास्क तो कम से कम जरूर पहने। किसी भी तरह की गाइडलाइन का इंतजार ना करें। अब केसेस बढ़ रहे हैं और पिछले 3 साल का यही हमारा अनुभव रहा है कि एक बार केसेस बढ़ने शुरू होते हैं तो कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना तक तो स्थिति थोड़ी सी बिगड़ती है और उसके बाद वापस संभलनी शुरू हो जाती है। तो जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। लेकिन एक चीज और है सर, वैक्सीनेशन का जो बूस्टर डोज है उसको लेकर लोगों में उदासीनता दिखी, क्योंकि हमने देखा फर्स्ट एंड सेकंड डोज को लेकर सरकार ने भी एक्टिवली प्रयास किए, लोगों तक चावल भी देकर आए, जो अधिकारी थे पीले चावल भिजवाए गए, तो वो एक परसेंटेज दिखा और एक नए नए रिकॉर्ड बने। मध्य प्रदेश के अंदर एक दिन में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन का भी रिकॉर्ड बना। लेकिन जो तीसरे डोज को लेकर ना उस तरह की जागरूकता दिखी, ना उस तरह का लोगों का रुझान दिखा, और अब जो खबरें सामने आ रही है, कभी 3, कभी 4, कभी 10, कभी 15 इस तरह का वैक्सीनेशन हो रहा है, और एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसने अपना 3rd डोज नहीं लगवाया। देखिए, वास्तव में परेशान करने वाली बात है। लोगों ने 2 डोज लगवाने के बाद जब कोरोना इन्फेक्शन का थोड़ा सा भयावहता कम होने लगी तो लोग भी थोड़ा लापरवाह हो गए और उन्हें लगा कि अब शायद बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। तो ये उनकी लापरवाही है, और इसी को देखते हुए अब जरूरी है कि हालांकि अब देर हो चुकी है, जब इन्फेक्शन का दौर शुरू हो चुका है तो अब वैक्सीन कितना असर करेगा ये कहा नहीं जा सकता, परंतु फिर भी जरूरी है कि जिन लोगों को बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगा है, विशेष तौर पे वो लोग जिनको डायबिटीज है या कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, फेफड़ों की डिजीज है या हार्ट प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, कैंसर है, तो उन लोगों को बूस्टर डोज लगवा लेना चाहिए और अब देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदासीनता भारी पड़ सकती है। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ चुकी है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने के बाद जो हर्ड इम्यूनिटी होती है वो भी बढ़ रही है, और परंतु फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए पिछली बार के अनुभव को देखते हुए। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन अभी तक नहीं लगा, मैं उनसे अपील करता हूँ वो अपना वैक्सीनेशन जरूर पूरा करें। एक चीज और विकास जी, ये भी है कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। अभी जो हम मामले देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में टेस्ट हो रहे हैं तब ये मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार्डली 1000-1200 भी टेस्ट हो रहे हैं, तो बड़ी बात है। तो ये टेस्टिंग अगर बढ़ेगी तो क्या ये माना जाए कि ये मामले और बढ़ते हुए दिखेंगे, और अभी ये बहुत कम नंबर से हमारे सामने, क्योंकि टेस्ट ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये टेस्टिंग होने के बाद शायद और भी ज़्यादा केसेस डिटेक्ट हों, परंतु यह है कि अभी जितने भी केसेस हैं वो माइल्ड है, बहुत कम केसेस ऐसे हैं जो बहुत सीवियर हैं, परंतु फिर भी स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पे आना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि केसेस बढ़ने के बाद वो टेस्टिंग बढ़ाए। अगर पहले से ही हम सावधानी बरतेंगे तो हम उस भयानक स्थिति में पहुंचने से बच सकते हैं जिसमें हम 2 साल पहले पहुंचे थे। आराधना कंडे जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आराधना जी, एक बार फिर से वही समय है और डॉक्टर्स की तरफ लोग देखना शुरू कर रहे हैं। कैसे अब इस बीमारी से निपटें, कैसे अपना बचाव करें आयुर्वेद के जरिए, क्या लोगों को सलाह देने चाहेंगे आप? जी नमस्कार सर। जी सर, कोरोना जो है वो वापस से हमारे बीच जो है वो बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और लोगों में इसको लेकर के अवेयरनेस की कमी देखी जा रही है। तो हमें वापस से जो है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमने अपनाया था पिछली बार, वो बिहेवियर हमको अपना करके और संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा के सारे उपाय जो है उसको अपनाने चाहिए। तो उन उपायों में हम लोगों को अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, निद्रा
व आनंद, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना चाहिए। मास्क लगाना, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइज करना, सारी चीजों में साफ सफाई रखना, ये एक वातावरण की शुद्धि है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि कोई भी व्याधि जब जनपदों ध्वंस के रूप में या एपिडेमिक के रूप में फैलती है, तो उस समय हमको अपने वायु, जल, देश और काल, इन चारों चीजों की शुद्धि के ऊपर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तो वायु की शुद्धि के लिए हम होम, नियम ये सब कर सकते हैं। तो होम में हम लोगों को जो हवन करते हैं, राल से, सर्जरस है, गुग्गुल है, तुलसी की पत्ती है, हींग है, राई है, इन चीजों को डाल करके वातावरण की शुद्धि करनी चाहिए, जिससे कि एयर से होने वाले जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जो वायरस का इन्फेक्शन है, उससे बचा जा सकता है। दूसरी है वायु के पश्चात हमारी जल की शुद्धि। तो जल की शुद्धि में हमको आरोग्य अम्बु या महेंद्र जल या षडंग पानीय या शुंठी धान्यक जल का सेवन करना चाहिए। तो इसमें सबसे सरल है आरोग्य अम्बु, जिसमें जल को लेकर के उसको उबाला जाए और आधी मात्रा शेष होने तक बचाया जाए। वो जल जो है पक्व जल कहलाता है, उससे अग्नि तीव्र हो जाती है और रोगों से बचाव संभव होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को ऑटोमेटिकली वो बूस्ट अप करता है। तीसरा आता है हमारा फैक्टर देश। देश मतलब जहाँ रोग उत्पन्न होता है, वो रोगी का शरीर, देश, और एक दूसरा जिस स्थान पर वो रहता है। तो जिस स्थान पर वो रहता है वहाँ की जनरल गाइडलाइंस का पालन जो है, जिससे कंटामिनेशन न हो, उनका पालन करना चाहिए। तो जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार के दिशा निर्देश हैं, आयुष काढ़ा का सेवन, गिलोय वटी का सेवन चिकित्सक के निर्देश में, और साथ ही साथ मास्क आदि का सेवन, इन सब का पालन करना चाहिए। और हमारा जो शरीर है उसकी शुद्धि के लिए हम आयुर्वेद में जो है वो दिनचर्या का पालन बताया गया है, ऋतुचर्या का पालन बताया गया है। दिनचर्या मतलब सुबह से उठ के रात को सोते तक आपको किन किन चीजों को किस प्रकार से करना चाहिए। भोजन लेना है तो कब लेना है, कितना लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, भूख लगने पर ही भोजन का सेवन करना है। अभी वसंत ऋतु है, कफ पिघल करके अपना प्रकोप दिखा रहा है और इसी समय कोरोना का इन्फेक्शन भी हो रहा है। तो इन इन्फेक्शन से बचने के लिए हमको लघु सुपाच्य आहार का सेवन करना चाहिए, जैसे मूंग की दाल है, चावल है, अनार है, सेंधौ लवण है, आंवला है, इनका सेवन करना। इस प्रकार हमको अपने शरीर की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। फिर ऋतु वसंत ऋतु है, इस समय हमको खट्टे पदार्थ हैं, स्निग्ध पदार्थ हैं, अम्ल पदार्थ हैं, इनका सेवन, या गुरु आहार है यानी भारी आहार, इन द्रव्यों का सेवन न लेकर के लघु सुपाच्य और आराम से पचने वाले आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। लास्ट में हमारा आता है काल। तो काल जो है उससे बचना जो है वो संभव नहीं रहता है। तो हम ऋतुचर्या में जो निर्देश हमको दिए गए हैं वसंत ऋतुचर्या के, जो मैंने आपको बताया कि अम्ल पदार्थ या स्निग्ध पदार्थों का और गुरु पदार्थों का सेवन न करने की बजाय हमको लघु और सुपाच्य आहार का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही आहार विधि विशेष आयतन मतलब किस प्रकार बैठ करके आहार करना है, तन्मना भोजन करना है, भोजन में मन को लगाकर करना है, गर्म भोजन का सेवन करना है, आरोग्य अम्बु अर्थात उबले हुए जल का सेवन करना है, भोजन में ऐसी वस्तुओं का सेवन करना है जो जल्दी से पच जाए। इस प्रकार से हमको काल का प्रतिकार करना चाहिए। और अभी इस समय में जो उष्ण और रुक्ष आहार है, हमारे मिलेट्स हैं, इनका सेवन हमको करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से चीजों को बैलेंस करना है, हमें अपनी डाइट में रखना है। एमसी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमसी मिश्रा जी, ये जो अब स्पाइक दिख रहा है, क्योंकि संक्रमण दर भी जो 1.7 थी 3 अप्रैल को मध्य प्रदेश में, वो बढ़कर 3.4 हो गई है। यही हाल छत्तीसगढ़ में, वहां तो 6 अप्रैल तक आते आते 6.12 हो गई है। तो ये क्या खतरे के साइंस अभी दिख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, एक थोड़ी सी चिंता का विषय ये हो सकता है, लेकिन जैसे पहले भी हमने चर्चा की है आपके माध्यम से जी, ये जब वायरल फीवर किसी भी कारण से हो, चाहे वो फ्लू हो, H3N2 हो या कोविड हो, तो पहले तो केसेस बढ़ेंगे ही और फिर उसके बाद वो उनका डिक्लाइन होगा। तो ये तो अभी हमको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जहाँ तक
संक्रमण फैलने का है तो लोगों के हाथ में है इसको न फैलने देना। लोग अगर बचाव करते रहेंगे और अगर किसी को थोड़ा सा भी अपने ऊपर संदेह है कि मेरे को ये हो सकता है, जो लक्षण है वो वायरल फीवर के हैं या वायरल संक्रमण के हैं, तो मैं अवश्य मास्क लगाऊं। अगर मैं अपने काम पे भी जा रहा हूं, अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहा हूं और घर वालों के साथ भी, अपने को एक संभव अगर हो तो एक अलग दूसरे कमरे में अपने को आइसोलेट कर ले और मास्क लगा के रखें, तो ये संक्रमण उतनी तेजी से और उतनी गंभीरता से नहीं फैलेगा। लेकिन हाँ, संक्रमण बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके कई कारण हैं, क्योंकि जब भी कोई भी वायरल संक्रमण चलता है, अभी देखिए फ्लू भी हो रहा है काफी, H3N2 भी बहुत हो रहा है, तो ये दोनों ही चलते रहेंगे और मैं समझता हूँ अगले 2 हफ्ते में ये डिक्लाइन पे आ जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की सर एक्टिविटीज चल रही हैं अभी देश के अंदर, क्योंकि सब कुछ ओपन है और आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि हम बहुत ज्यादा मास्क को अभी मैंडेटरी करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो इन गाइडलाइंस को जो आज सामने आई हैं इन्हें किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, मैंडेटरी करना और न करना ये तो खैर एक अलग विषय है, लेकिन लोगों को स्वतः ही ये अपने ऊपर मैंडेटरी कर लेना चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि सरकार नहीं भी करे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है और हम वो पैंडेमिक वाली परिस्थिति में नहीं जा रहे हैं, स्थिति में नहीं जा रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और बाकी बचाव के उपाय के साथ साथ, जैसे आपने पहले भी कहा, जिन लोगों ने प्रोटेक्शन डोज नहीं लगवाई है, कम से कम इससे लोगों को थोड़ा ही होगा कि चलो भाई प्रोटेक्शन डोज लगवा लो। जिसने अभी तक टीका लगवाया ही नहीं है, उनको भी थोड़ा सा ये प्रोत्साहन होगा कि चलिए टीकाकरण करा लें, पता नहीं कब संक्रमण हो जाए, फिर से आ जाए। और ये अब वायरस है तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम समाप्त हो जाएगा 100%, 100% तो जाने वाला है नहीं है, रहेगा हमारे बीच में, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, और जब भी ज्यादा होगा तो थोड़े से दिन चलेगा, 1, 2, 3 हफ्ते चलेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो ये फ्लू के साथ भी ये होता है और अब तो 12 महीने कोई ना कोई वायरल संक्रमण रहता ही है। अभी देखिए ये समाप्त होगा, डेंगू का आ जाएगा, चिकनगुनिया का आ जाएगा, बरसात के चलते मच्छर के पैदा होते ही। तो ये सब अब हम लोगों को इन सब के बीच में रहने की अपनी आदत डालनी पड़ेगी और उसके बचाव के उपाय करते रहना पड़ेगा। और जैसे अभी आपके वो भी बता रही थी किस तरह से अपने खाने का परिवर्तन करें जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहे, तो अगर थोड़ा मोड़ा एक्सपोजर हुआ है तो उससे आपको गंभीर बीमारी ना हो, गंभीर रोग ना हो कोविड का या H3N2 का। अच्छी बात यह है कि अस्पताल में भर्ती की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और लोग ज़्यादातर लोग ठीक हो जा रहे हैं 4-5 दिन में, तो ये अच्छी बात है। और कुछ लोग अवश्य जिनको कहीं प्रतिरोधक क्षमता जिनकी किसी भी वजह से कम है, चाहे उनका अंग प्रत्यारोपण हुआ हो, चाहे उनको कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा हो, वरिष्ठ नागरिक हो, उम्र ज़्यादा हो, डायबिटीज़ हो, सांस की बीमारी हो, दिल का रोग हो या किडनी और लिवर डायलिसिस, ये सब हो रहा हो, तो उनको अपना बचाव स्वयं करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर के लिए न जाएं, यात्रा न करें अगर अनावश्यक है। अगर उसको यात्रा को रोक सकते हैं तो रोक लें, चाहे हवाई हो, रेल हो, बस हो, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। अभी फिलहाल 1-2 हफ्ते जब तक ये संक्रमण नीचे नहीं आने लगता। ठीक। डॉक्टर विकास, एक सवाल ये भी है कि इस बार जिस तरीके का मौसम हमने मार्च के महीने में देखा, शुरुआत में अचानक ऐसा लगा कि इस बार गर्मी भीषण पड़ेगी, उसके बाद हमने देखा कि लगातार बारिश होती रही, बीच बीच में हर 2-3 दिन पर तेज हवाएं भी चली, तो रात के समय मौसम काफी ठंडा रहा और उस दौरान लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। क्या ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ती हुई नजर आई हैं और उसमें कोरोना को भी मौका मिला है बढ़ने का? क्या ये एक कारण हो सकता है? देखिए, गर्म कपड़ों का तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, हवा में जो नमी रहती है वो नमी वायरस को फैलने में, बढ़ने में मदद जरूर करती है। तो लोगों को ये जिम्मेदारी है कि वे स्वयं का ध्यान रखें। हम मौसम को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन उसके असर को कंट्रोल कर सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पे जाते समय मास्क लगा कर रखें।
और जिन लोगों को फीवर है, खांसी सर्दी है, वो स्वयं को अपनी जिम्मेदारी पे, चाहे उनको कोविड है या नहीं है ये दूसरी बात है, उन्होंने टेस्ट करवाया या नहीं करवाया ये दूसरी बात है, परंतु अपने आप को घर में अलग रख लें ताकि कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो कोविड हो या सामान्य फ्लू या कोई भी हो, वो सभी सांस के जरिए एक दूसरे को फैलते हैं, तो अन्य किसी को इन्वॉल्व ना करें, हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है। हमने ये देखा है कि पिछले 2-3 सालों में जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, प्रैक्टिकली तो उसको कहीं फॉलो किया नहीं गया है और वो पॉसिबल भी नहीं है उतना, ना लॉकडाउन लगाना पॉसिबल है। जरूरी ये है कि लोग अपना स्वयं का ध्यान रखें, अपना बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें, पौष्टिक खाना लें, बाहर की चीजों से बचें, वैक्सीन जिन लोगों ने नहीं लगवाया है वो वैक्सीन लगवाएं और जैसे ही खांसी सर्दी या बुखार होता है किसी भी क्वालिफाइड चिकित्सक के पास जाकर ट्रीटमेंट शुरू करें। अपनी मर्जी से स्टेरॉइड की दवाइयां या एंटीबायोटिक लेना या किसी झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना ये सब सही नहीं है। इससे आप अपने और अपने परिवार के जीवन को खतरे में डालते हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आराधना जी आपसे, जो मौसम अब कुछ इस तरीके का है कि लोग भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं, तमाम तरह के मीम्स भी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर मौसम को लेकर बनते रहते हैं, क्योंकि जब सर्दियां थी तब भी एक दौर ऐसा आया कि कंटिन्यूसली बूंदाबांदी हो रही थी। मार्च में एक समय आता है कि थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन इस बार तो काफ़ी लंबे समय तक बारिश होती रही और हमने देखा कि मार्च में उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी नहीं जितनी अमूमन पड़ती है, शुरुआत में ज़रूर पड़ी। तो इस मौसम के हिसाब से कैसे लोग अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि चेंज तो हो रही है चीज़ें और अब मौसम भी अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया थोड़ा। जी सर, एक्चुअल में इसको आयुर्वेद में ऋतुचर्या का विपर्य कहा जाता है, ऋतु का विपर्य, कि मौसम गर्मी का है लेकिन बीच बीच में बूंदाबांदी होकर के बारिश हो रही है, तो ये स्वयं में भी एक रोग का कारण होता है, ऋतु विपर्य। तो इस ऋतु में जो भी हमको, ये वसंत ऋतु है सर, इस समय चैत्र और वैशाख का महीना चल रहा है, वसंत ऋतु है, तो इस समय जो ऋतुओं में बताए गए आहार हैं उन आहार का यदि हम सेवन करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हल्के जैसे मूंग की दाल है, चावल है उबाले हुए, और मूंग की दाल में पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा करके उसको लघु कर लिया जाता है, और चावल है उसको भी पसा करके यदि हम बनाएं तो वो हल्का हो जाता है, उसका सेवन करें। हम अनार का सेवन करते हैं, सेंधव लवण का सेवन करते हैं। और एक बात विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगी कि वायरस है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे स्पोरोजोइट्स हैं, वो सारे वातावरण में फैले हुए हैं। हमें आवश्यकता है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की। तो ये किसी मौसम विशेष में या वायरस के आक्रमण के समय ही नहीं, हमको अपने आहार औषध का पर विश्वास रखना चाहिए जो हमारे किचन में उपलब्ध है। अदरक है, हल्दी का रस है, हींग है, हरी तकी है, इनका सेवन हमको नित्य करना चाहिए, जिससे हमको इन्फेक्शन होने पर बिल्कुल तैयार रखना होगा। एक आखिरी कमेंट मैं एमसी मिश्रा जी ले लेता हूं आपसे। जो आज स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उसमें जो बात आप भी कहते हैं वो एक बार फिर से दोहराई गई है कि बिना बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंटीबायोटिक्स ना लें, लेकिन अमूमन जो डॉक्टर्स हैं वो भी एंटीबायोटिक्स दे देते हैं साथ में। तो क्या डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो गाइडलाइंस आ रही है उनका पहले वो खुद पालन करें, क्योंकि मरीज तो अंततः डॉक्टर को ही भगवान मानकर दवाई खा लेता है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चिकित्सकों को भी, और आज भी हमारी एक IMA की WHO डे पे एक मीटिंग थी, उसमें भी ये चर्चा हुई और इसमें सबने यही दोहराया कि अनावश्यक एंटीबायोटिक का उपयोग, बहुत ज़्यादा उपयोग या ऐसी जगह पे जब आवश्यकता नहीं है तो एंटीबायोटिक का उपयोग हानिकारक होता है, और उससे ओवर यूज़, मिस यूज़, एब्यूज़ से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनता है, कीमत पड़ती है लोगों को, उसके पैसे दवा खरीदनी पड़ती है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो हर तरह से ये नुकसानदायक है और लोगों को प्रश्न करना चाहिए स्वयं भी। अब लोग जल्दी में होते हैं कई बार ठीक होने के तो एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लेकिन वायरल बुखार आपका जो संक्रमण है वो 1 हफ्ते में ठीक होगा, उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और जो सारे उपाय अभी मैडम बता रही थी उसको फॉलो करें, अपना आहार ठीक रखें, अपना विचार ठीक रखें, अपना बिल्कुल ये जिम्मेदारी बनती है। और ये लोग कह भी सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर उन्हें एंटीबायोटिक्स दे रहा है तो एक बार जरूर क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई जब मना किया गया है तो आप क्यों दे रहे हैं।
तो हाँ, ये कई जरूर बार ये पेट- जागरूकता का विषय है लोगों के बीच में कि वो अपने डॉक्टर से इसको लेकर क्वेश्चन जरूर करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सभी का, आप जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो समय ऐसा है कि लोगों को अपना ज्यादा ख्याल